बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल बीएसोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ बच्चे तमाम घर में खैर खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने एक एक लेक्चर पे फोकस भी कर रहे होंगे। ठीक है मेरा बेटा, कोई भी आपको लेक्चर के हवाले से प्रॉब्लम हो, इशू हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैम व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकती हो क्या करना है। ठीक है बेटा। बेटा लास्ट टाइम हमने ना चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि आपको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ा था और लिपिड्स लास्ट टाइम पढ़े थे। ये आपके 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल थे। ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। उस चैप्टर का नाम है हाउ सेल का हार्वेस्ट एनर्जी एंड स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स। दोबारा सुने, हाउ सेल हार्वेस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये आपका है चैप्टर 5 है। तो हम बात करें रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में एक बार याद रखिए बेटा, हर इंसान को, हर जानदार को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो जो एनर्जी क्या है, वो एटीपी है, जो कि जिसने प्रोवाइड करना होता है। और आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत से बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उन रिएक्शन के लिए एटीपी बहुत ज़रूरी है। और एटीपी आपको कहाँ से मिलेगी? ज़ाहिर बात, आप कोई खुराक खाएंगे, आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करोगे, फ़ैट का इस्तेमाल करोगे, प्रोटीन, इन चीज़ों के कंपाउंड के खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी? इनकी ब्रेक डाउन होगी। और ब्रेक डाउन के नतीजे में क्या होगी कि जब वो टूटेंगे तो उससे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये वो जो एटीपी है जो आपको प्रोवाइड की जाती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। तो हम ये बात कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज इन एनिमल इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, कि जब हम स्टेप बाय स्टेप कार्बन के कंपाउंड को तोड़ते हैं अनटिल द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन एनिमल इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और आपको पता है ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरूवेट। अगर पायरूवेट इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन हो इज कॉल्ड एनारोबिक और ये फर्मेंटेशन है। और अगर ये प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसमें कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये पाथवे देखो, आपको पता होना चाहिए एक बात का कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़े और उससे क्या निकलता है? पायरूवेट। और साथ ही साथ आप 2 एटीपी भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ग्लाइकोलिसिस से रिएक्शन हो रहा है। और साथ 2 यानी कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोसोल में होता है। कहाँ पे होता है? साइटोसोल के अंदर। और यहाँ से आपके पास 4 एटीपी आ रहे हैं। ठीक है, 2 आपके पास NADH आ रहे हैं। तो कितने हो गए आपके पास? यानी कि 4 आपके पास, वो 1 NADH, 2 आपके पास NADH आ रहे, 4 ATP के हो गए और 2, तो टोटल आपके पास ये ATP की प्रोडक्शन आ रही है। एक में 4, एक में 4, एक में 6। फिर एसिटाइल कोएंजाइम आ गया, फिर क्रब्स साइकिल चलता है और क्रब्स साइकिल से फिर 6 NADH बनते हैं। ठीक है, 2 FADH2 बनते हैं। तो टोटल मिला के जो ATP है वो आपके पास 36 आते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने से 36 ATP आते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल हो तो उसमें 38। ये जी मेटाबॉलिक पाथवे है। और मेटाबॉलिक पाथवे क्या कहता है कि जी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, कैटाबॉलिक होता है, एनाबॉलिक होता है। या तो किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होता है उसको तोड़ने के लिए आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, या छोटे छोटे कंपाउंड मिला के बड़ा कंपाउंड बना रहे हो तो वो एनाबॉलिक है। तो कैटाबॉलिक के अंदर हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स करते हैं। और एनाबॉलिक के अंदर हम सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड करते हैं। ठीक हो गया। और जो एनाबॉलिक होता है वो हमेशा एंडरगोनिक रिएक्शन होता है। और जो कैटाबॉलिक होता है वो हमेशा एक्सर्गोनिक, मतलब कैटाबॉलिज्म के अंदर हीट रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म के अंदर हीट इस्तेमाल होती है, अंदर की तरफ इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक पाथवे आर मोस्टली इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकते, एक दफ़ा जो हो गया सो हो गया। एवरी मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ अ कम्युनिकेटेड फर्स्ट स्टेप। ऑल मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेटेड। मेटाबॉलिक पाथवे इन यूकैरियोटिक सेल अकर इन स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशन, यानी कि सारा प्रोसेस एक खास किस्म के ऑर्गेनेलिज्म में होता है, सब में नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस। आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस का जो वर्ड मतलब भी यही है कि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल शुगर है, तो शुगर को तोड़ने को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकस जो है स्वीट एलाइसिस कहते हैं, ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। सो इट इज़ नॉन एज एमडन मेयरहॉफ पार्नेस पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि साइंसदान का नेम था जिसने ये डिस्कवर किया था। उसने ये कहा था एक यूनिवर्सल पाथवे है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिससे ग्लूकोज को तोड़ के पायरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ 10 enzyme catalyzed reaction that convert glucose into pyruvate with the production of
ATP. It is oxidative process. 1 mole of glucose is partially oxidized to 2 mole of pyruvate, यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल आ रहे हैं. This major pathway glucose metabolism occur in the cytosol of the cell. This unique pathway occur aerobically as well as anaerobically and does not involve molecular oxygen. It includes formation of lactate from pyruvate. The glycolytic sequence of reaction is different from species to species only in the mechanism of its regulation and in the subsequent metabolic fate of the pyruvate formed. In aerobic organism, glycolysis is the prelude to the citric cycle and carbon. देखिए ग्लाइकोलिसिस अभी हमने पढ़ा था ना कि करब साइकिल और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ हम जाते हैं. जब भी ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस एक पूरा हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है कि पहले ग्लूकोज टूटती है, फिर वहाँ से वो एसिटाइल कोएंजाइम की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, फिर वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है जो हमारी सेल को एटीपी प्रोवाइड करता है. ग्लाइकोलिसिस इज अ सेंट्रल पाथवे फॉर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म. ये देखें एक रिएक्शन है, वो देख रहा है कि मेजर पाथवे ग्लूकोज. सबसे पहले ये ग्लूकोज है. ग्लूकोज को ये देखिए यहाँ पे क्या है कि राइबोज 5 फास्फेट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है वाया पेंटोज फास्फेट पाथवे. फिर ये है सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर. जब ग्लूकोज जो है आपस में पॉलीसेक्राइड बनाता है तो ग्लाइकोजन स्टार्च और सक्रोज बनता है. फिर इसको एज ए स्टोरेज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलिसिस की मदद से हमारे पास पायरुवेट आता है. या सम टाइम जो ग्लूकोज है वो हमारी सेल वॉल की जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सेल वॉल है, पॉलीसेक्राइड बनाने के भी काम आती है. ये है नेक्स्ट जो है स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. स्टेप 1, पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं फास्फोराइलेशन. फास्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड, मीन ग्लूकोज को आपने फास्फेट देना है. अब आपके पास फास्फेट देने का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही है, एटीपी. आप एटीपी को तोड़ो, एटीपी को जब आप तोड़ोगे तो आपके पास एडीपी आएगा और साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट पीआई आएगा. मतलब जब एटीपी देखो ना, आप एटीपी का जो वर्ड होता है एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफा, 3 फास्फेट हैं. अगर आप एक फास्फेट निकाल दोगे तो पीछे कितने बचे? 2 फास्फेट. तो 2 फास्फेट को हम कहते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट. तो एंजाइम क्या है? हेक्सोकाइनेज. अब ग्लूकोज टूटा किसे? ग्लूकोज 6 फास्फेट. 6 फास्फेट का मतलब है कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट आके जुड़ गया है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड द हेक्सोकाइनेज. नेक्स्ट, isomerization. It is a reversible rearrangement of chemical structure of carbonyl oxygen from carbon number 1 to 2 forming ketones form the aldose. The isomerization of aldose glucose 6 phosphate give the ketose fructose 6 phosphate. अब देखो ग्लूकोज वो होता है जिसके पास अल्डो शुगर हो, कीटोस शुगर वो, फ्रैक्टोज वो है जिसके पास कीटो ग्रुप हो. अब यहाँ आइसोमेराइजेशन हो गया, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो रहा है. कैसे चेंज हो रहा है कि इनके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं. पहला जो ग्लूकोज था उसके साथ ग्रुप अटैच था अल्डो शुगर. अब अल्डो शुगर यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रैक्टोज 6 फास्फेट. अब जो ग्लूकोज है ये है 6 कार्बन जिसमें है अल्डो शुगर. अब जो फ्रैक्टोज है ये है कीटो ग्रुप जिसमें है 6 कार्बन, लेकिन फर्क क्या है फंक्शनल ग्रुप का. लेकिन ये आइसोमराइज है, एक दूसरे में रिवर्सिबल हो गए. और जो एंजाइम है फास्फोग्लूको आइसोमेरेज. नेक्स्ट, फास्फोराइलेशन अगेन आई है कि जो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट था उसके साथ एक और आके फास्फेट ग्रुप आके जुड़े. तो अगेन फास्फेट कहाँ से आएगा? एटीपी से. एटीपी टूटेगा, एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट. अब फ्रैक्टोज फास्फेट के साथ एक और जब फास्फेट जुड़ गया तो क्या हो गया? फ्रैक्टोज बाईफास्फेट, क्योंकि 2 फास्फेट, एक तो पहले से मौजूद था एक बाद में आके लग गया. एक कार्बन नंबर 1 पे आके जुड़ गया और एक कार्बन नंबर 6 पे. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज. नेक्स्ट स्टेप 4, ब्रेकडाउन. ये जो 6 कार्बन जो फ्रैक्टोज 1,6 बाईफास्फेट होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है. ये फौरन से टूटता है एक एंजाइम के मौजूद जिसका नाम है अल्डोलेज. जब ये एंजाइम टूटता है उससे मिलता है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट. और यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के आइसोमेरेज हैं. आगे देखें स्टेप 5, आइसोमेराइजेशन दोबारा हो रही है कि sometime glyceraldehyde converted into dihydroxyacetone and dihydroxyacetone phosphate converted into glyceraldehyde 3,4. इसका मतलब है अगर आप डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को ऑक्सीडाइज करोगे तो उससे आपके पास ग्लाइसरल्डिहाइड
3 फास्फेट आएगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम का नाम है ट्राइओज फास्फेट आइसोमेरेज। यानी ये जो पाथवे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पाथवे होता है ये हाईली आइसोमेरिक है कि हमारे पास अगर आप डाई हाइड्रोक्सी एसिटिन फास्फेट को ऑक्सीडाइज करें तो आप 2 कंपाउंड ग्लाइसरल्डिहाइड के बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नाउ द अल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ देखें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट आर ऑक्सीडाइज। नाउ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट dehydrogenase catalyze the conversion of glyceraldehyde 3 phosphate into 1,3-biphosphoglycerate। अब आपके पास स्ट्रक्चर आया था उस जिसके नतीजे में आपके ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट आया था, जब आपने डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को तोड़ा तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट आया। नाउ द ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को आपने तोड़ना है, जिससे आपको मेरे पास मिलेगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। अगेन अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थोफॉस्फेट ज्वाइनिंग असाइल फास्फेट प्रोडक्ट आया। अब नाउ द 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से आपके पास एंजाइम की मौजूदगी में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज आया एंजाइम, और साथ ही साथ बना 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। और साथ ही साथ ये रिएक्शन आपने याद रखना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने NADH बनाना है। आपके पास NAD पॉजिटिव मौजूद है, ये काम करता है एज अ कोएंजाइम के तौर पे। कोएंजाइम वो होते हैं जो कि रिएक्शन को स्टार्ट तो करवाते हैं, बट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्टेट टू अदर एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट की तरफ हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो हमने क्या किया, देखें NAD पॉजिटिव था, ये एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको रिड्यूस किया, 2 हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आइटम, तो हमारे पास क्या आया 2 NADH प्लस 2 हाइड्रोजन आइन आ गया, यानी कि आपके पास 2 NADH आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। The transfer of high energy phosphate to group that was generated earlier to ADP from ATP. The phosphorylation is addition of phosphate is the substrate level phosphorylation until the phosphate donor is the substrate 1,3-biphosphoglycerate. The product reaction is a 2 molecule of 3-phosphoglycerate. अब क्या हुआ कि आपके पास जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट आया वो अगेन वो कन्वर्ट हो रहा है 3-फास्फोग्लिसरेट के अंदर। जब 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट 3-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है अगेन इसमें क्या होगा कि 2 ADP से 2 ATP, यानी कि पहले 2 स्टेप के अंदर हमने ATP से ATP को तोड़ के फास्फेट दिया, अब हमारे पास फास्फेट आ चुका है, अब हम ADP से ATP पैदा करेंगे। तो फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम है जिससे ADP से ATP आ गया। नेक्स्ट है जी, द रिमेनिंग फास्फेट ईस्टर लिंकेज इज 3-फास्फोग्लिसरेट इज moved from carbon 3 to carbon 2 because of the relatively low free energy of hydrolysis to form 2-phosphoglycerate। अब क्या हुआ कि जो 3-फास्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हो गया 2-फास्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोग्लाइसरोम्यूटेज। नाउ 2-phosphoglycerate is converted into phosphophenol pyruvate in the presence of enolase enzyme and the removal of one water molecule. And step 10, this last step is the irreversible transfer of high energy phosphoryl group from phosphophenol pyruvate to ADP. The reaction is catalyzed by pyruvate kinase and this is the second substrate level phosphorylation. Phosphorylation means addition of phosphate group. Glycolysis will yield ATP. This is the non-oxidative phosphorylation reaction. अब यहाँ देखिए इस रिएक्शन को आपने बड़े गौर से देखना है। Each molecule of glucose give 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. Therefore, the total input of reaction can summarize are, देखें एक आपके पास था ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 2 ATP आपने दिए, 2 ATP थे, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट थे, ठीक है शुरू में, और 2 आपके पास 2 NAD पॉजिटिव था, 2 हाइड्रोजन आयन थे और 4 ADP थे। तो रिएक्शन क्या, 2 पाइरूवेट आए, 2 हाइड्रोजन आयन आए, 2 आपके पास आए, 4 ATP आए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 NADH और 2 ADP। अब आप कहोगे मैम ये 2 क्यों आ रहा है? 2 का मतलब है कि जब ये रिएक्शन चलता है शुरू में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, शुरू में यूनि डायरेक्शन होता है, बाद में ये बाई डायरेक्शनल एक ही रिएक्शन 2 पाथवे में चलता है, ठीक है। तो हम कहते हैं 2-2 की अमाउंट में इजाफा हो रहा है। तो ऑन कैंसलिंग टू द कॉमन टर्म फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द नेट इक्वेशन फॉर ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस से फिर हमारे पास क्या आ गया, 2 पाइरूवेट आ गया, 2 NADH, 2 ATP, 2 प्रोटॉन और 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो द
reaction involved in the glycolysis are glucose is oxidized to pyruvate, NAD is reduced to, अब देखो 3 काम हो रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ के ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके आपने पायरुवेट बनाया, NAD पॉजिटिव को आपने रिड्यूस करके NADH बनाया, ADP को फास्फोराइलेटेड फास्फेट देके ATP बनाया। ये है ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट, NADH और ATP। ये भी एक रिएक्शन है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से 1 कंजप्शन ऑफ ATP और गेन नहीं है। फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से आपके पास फ्रैक्टो 1,6 बाईफास से 1, इसमें भी एनर्जी नहीं है। 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट से देखें गेन 2 ATP आई हैं, और फास्फोफिनोल पायरुवेट से कोई ATP नहीं आया। यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन हुई है और नेट यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 कंजप्शन जो है नेट आप वो यूज़ कर रहा है कि गेन हमारे पास 2 गेन हो रहे हैं और 2 ही हमने इस्तेमाल किए हैं। तो ये रिएक्शन देखें, अब आप इसको गौर से देखो, ये ग्लूकोज है, ATP से ADP आया, ग्लूकोज 6 कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट आके जुड़ गया है, फिर फ्रैक्टोज कन्वर्ट हो गया अल्डो शुगर से कीटो शुगर में आ गया है, आइसोमेरेज एंजाइम आया, तो ये आपके पास फ्रैक्टोज 6 फास्फेट आ गया, ये पूरा का पूरा ठीक हो गया कि इस तरह से आपके पास फ्रैक्टोज जो है आ गया। फिर उसके बाद फिर आपने फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज की मदद से ATP दोबारा दी, तो फ्रैक्टोज 1,6 कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6 पे दोनों पे फास्फेट आके जुड़ गया, फ्रैक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। फिर आगे चलें, जब ये टूटा तो हमारे पास ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट आ गया, यहाँ पे ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम आया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट आ गया, ठीक हो गया। फिर आगे हम चले तो आगे देखो आपके पास ये रिएक्शन पाथवे 2 चले गए, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, तो ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फास्फेट से हमारे पास आया एंजाइम था ग्लाइसिल एल्डिहाइड फास्फेट डिहाइड्रोजनेस आया 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट, देखें कंपाउंड 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट। फिर उसके बाद 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट में एंजाइम आया फास्फोग्लाइसरेट काइनेज से बना 3 फास्फोग्लिसरेट, और 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोफिनोल ग्लिसरेट आया, और 2 फास्फोफिनोल ग्लिसरेट से आया फास्फोफिनोल पायरुवेट आया। लेकिन ना 2 फास्फोग्लिसरेट से वाटर रिमूव हुआ, तो वाटर रिमूव इनोलेज एंजाइम आया, तो फास्फोफिनोल पायरुवेट आया, और फिर पायरुवेट काइनेज की मदद से लास्ट में आपके पास आ गया पायरुवेट। अब आप देखो तो इसमें ATP की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, एक ATP ये बन रहा है, एक ATP ये बन रहा है, ठीक है। टोटल एक इसमें, यानी कि अगर ये 2 डायरेक्शनल हो, बाय डायरेक्शनल रिएक्शन हो, 2 पाथ में, तो टोटल 4 में से यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे कंज्यूम कर दिया, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे ATP जो सिर्फ ATP की जो प्रोडक्शन है, अभी मैंने NADH को काउंट नहीं करी, जो सिर्फ ATP की प्रोडक्शन है वो अभी हमारे पास 2 है। ये देखिए नेट ATP की एरोबिक ग्लाइको नेट ATP की प्रोडक्शन कितनी है, ATP जो कंज्यूम हुए वो 2 हैं, ATP जो सबस्ट्रेट लेवल थे 2 ATP हमने पैदा किए इसमें हुए, तो 2 ATP से 4 ATP ये आए, और ऑक्सीडेटिव लेवल से 6 आपके पास ATP आए, तो टोटल आपके पास आते हैं 10 ATP, और 10 में से हम 2 को कंज्यूम कर देते हैं शुरू में चलाने के लिए, फास्फेट देने के लिए, तो टोटल आपके पास 8 ATP। तो 1 ग्लूकोज के मालिक्यूल से आपके पास 8 ATP मिलते हैं, जिसको हमने रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो आज हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। आपने अच्छी तरीके से इसको याद करना है ग्लाइकोलाइसिस का। कोई बात समझ में ना आए आपने मुझसे पूछ लेना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।